हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री पार्ट चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, हम लोग ट्रेंड्स की बात कर रहे थे और हमारा नेक्स्ट ट्रेंड है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी 5.9, examine elements of the third period and classify them as metal and non-metals। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को आपने देखना है और उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आपने प्लेस करना है। तो हम लोग इसके लिए टेबल की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोगों को एक चीज और पता चलेगी, मेटालॉइड। ये हमारे पास मॉडर्न पीरियड टेबल आ गया है। थर्ड पीरियड में देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तीन तो मेटल्स हैं। सिलिकॉन का कलर पिंक है, दिस इज मेटालॉइड, मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से मिलती हैं और कुछ नॉन मेटल से। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ये चार के चार आपके नॉन मेटल्स हैं इन ग्रुप इन पीरियड 3 जिनकी बात उन्होंने की थी। तो हमें देखने को मिला तीन मेटल्स हैं, एक मेटलॉइड है और चार नॉन मेटल्स हैं। ऑन विच साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डू यू फाइंड द मेटल्स? आपको पीरियोडिक टेबल के किस हिस्से में मेटल्स मिले? हमें लेफ्ट साइड पे पीरियोडिक टेबल के मेटल्स मिले हैं। ऑन विच साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डू यू फाइंड द नॉन मेटल्स? और आपको टेबल के किस साइड पे नॉन मेटल्स मिले हैं? राइट साइड पर नॉन मेटल्स मिले हैं। As we can see, the metals like sodium and magnesium are towards the left hand side of the periodic table। हम लोग जैसे देख सकते हैं सोडियम और मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पर मौजूद है, while the non metals like sulfur and chlorine are found on the right hand side। जबकि सल्फर और क्लोरीन राइट साइड पर प्रेजेंट है। तो यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं वो पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड पे है और जो मेटल्स हैं वो लेफ्ट हैंड पर साइड पे प्रेजेंट है। इन द मिडल बीच में वी हैव सिलिकॉन, सिलिकॉन है विच इज क्लासिफाइड एज सेमी मेटल, जिसे हम लोग सेमी मेटल बोलते हैं। इसे आप लोग मेटालॉइड भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट एक्सिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्योंकि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज शो कर सकता है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जिगजैग लाइन सेपरेट्स मेटल फ्रॉम नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल को अलग करने के लिए एक जिगजैग लाइन बनी हुई है। जिगजैग लाइन आपको दिखाई देगी, ये वाली लाइन, जैसे जिगजैग लाइन, ये वाला लाइन जो है ये क्या कर रहा है? ये मेटल्स को नॉन मेटल्स से सेपरेट कर रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे ये जर्मेनियम को भी इंक्लूड करना था, लाइक दिस। ठीक है जी। तो ये जिगजैग लाइन जो है वो मेटल्स को नॉन मेटल से सेपरेट कर रही है। ओके। उसके बाद बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स, जो एलिमेंट बॉर्डर लाइन पे हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम, ये सभी के सभी प्रॉपर्टीज में इंटरमीडिएट हैं। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज मेटल जैसी हैं, कुछ नॉन मेटल जैसी हैं, और इसीलिए हम उनको मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल्स कहते हैं। एज यू हैव सीन इन चैप्टर 3, जैसे कि आपने चैप्टर 3 में देखा है, मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स। जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तभी उनके बॉन्ड बनते हैं, दैट इज वाई दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और इसीलिए वो नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये आपको पता है, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, और इसीलिए हम लोग उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं इन नेचर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉन्ड बनाते हैं। ओके। एक्टिविटी 5.10, हाउ डू यू थिंक द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन चेंजेस इन अ ग्रुप? एक ग्रुप में इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है वो कैसे चेंज हो रही है?
हाउ विल दिस टेंडेंसी चेंज इन अ पीरियड, और ये टेंडेंसी पीरियड में कैसे चेंज हो रही है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। As the effective nuclear charge acting on the valence electron increases across a period, जब एक पीरियड में ਆਪਾਂ बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, तो इस तरीके से आपकी चलती रहती है ये सीरीज। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सोडियम के पास कितना प्रोटॉन नंबर है? 11। मैग्नीशियम का 12, 13, 14, 15, सल्फर आगे 16 आ जाएगा, फिर क्लोरीन 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते जा रहे हो, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो इससे क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन का लूज होना डिफिकल्ट हो जाएगा, और वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन का लूज होने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। डाउन द ग्रुप, ग्रुप के नीचे, जब आप लोग एक ग्रुप के नीचे जा रहे हैं, जैसे कि आप फर्स्ट ग्रुप की बात कर लें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, देन पोटाशियम, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंसेस बाय द वैलेंस, तो जो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज होता जाता है। क्यों? बिकॉज द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि शेल बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से दूर हो जाता है, इस वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम हो जाती है। देयरफॉर दिस कैन बी लॉस्ट इजीली, इसीलिए उनका लॉस्ट हो जाना आसान होता है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को किसने खींचा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज ने, न्यूक्लियर चार्ज ने। अब उसी से अगर इलेक्ट्रॉन दूर हो गए तो फिर ऑटोमेटिकली है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो गया है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग पीरियड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट है, तो यानी कि मेटालिक करैक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एक ग्रुप में इलेक्ट्रॉन वैलेंस का लूज करना आसान है, तो यानी कि मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता जा रहा है। नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉन मेटल्स दूसरी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है नॉन मेटल्स की, तो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके बॉन्ड्स बनाते हैं। लेट अस लर्न फ्रॉम द वेरिएशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, तो आइए अब हम लोग इस प्रॉपर्टी का वेरिएशन पढ़ते हैं। Activity 5.11. How would the tendency to gain electrons change as you go from left to right across a period? एक पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी क्या है? देखिए हमने अभी देखा इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट है, तो अब हमसे गेन करने की कैपेबिलिटी पूछी जा रही है। हाउ वुड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स चेंज एज वी गो डाउन अ ग्रुप, और अगर आप एक ग्रुप के डाउन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कैसे चेंज होगी वो हमसे पूछी जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये दो टेंडेंसीज हैं जो हमें चेकआउट करनी है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से गेन होते हैं। As the trends in the electronegativity show, non-metals are found on the right-hand side of the periodic table towards the top. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है, नॉन मेटल्स हमें किस तरफ मिल रहे हैं? पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे मिल रहे हैं, टॉप ऊपर। These trends also help us to predict the nature of oxide। चलिए इसकी बात हम लोग बाद में करते हैं, पहले इसका हम बताते हैं। देखिए पीरियड में क्या हो रहा है? एटॉमिक चार्ज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक चार्ज मतलब न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर, सॉरी, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो उसका मतलब क्या है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई है तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? बाहर से जो इलेक्ट्रॉन कोई आ रहा है उसको गेन करना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा,
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो उसको अपनी तरफ ज्यादा इजीली खींच सकता है। तो इसलिए कि जब अपन लेफ्ट टू राइट जा रही है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, यानी कि नॉन मेटल का करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा अगर अपन एक पीरियड की बात करेंगे। लेकिन डाउन द ग्रुप अगर हम लोग बात करते हैं, डाउन द ग्रुप में क्या होता है, आपके नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाते हैं, 1 2 3 4। उससे क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट शेल से दूर हो गया, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उसकी कम हो जाएगी, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर है वो उसको अपनी तरफ पुल नहीं कर पाएगा और वी कैन से वो उसको एटम के शेल में यू कैन से अलाइन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डाउन द ग्रुप जाते हुए इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है और वी कैन से नॉन मेटल का जो करेक्टर है वो भी डिक्रीज हो जाता है, यानी कि नीचे जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर डिक्रीज होता है। These trends also help us to predict the nature of oxides formed by the elements, because it is known to you that the oxide of metals are basic and that of non-metals are acidic in general. ये ट्रेंड्स आपकी मदद इसमें भी करते हैं कि आपको ऑक्साइड्स की नेचर प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं जो एलिमेंट्स बनाते हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। अब आपको अगर ये किसी एलिमेंट के बारे में पता चल गया कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर वो मेटल का ऑक्साइड होगा तो इट विल बी बेसिक इन नेचर, और अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो मोस्ट प्रोबेबली वो एसिडिक होगा इन नेचर में। तो इस तरीके से आपके जो ट्रेंड्स हैं वो खत्म हो गए हैं और हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो अब स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए लेट अस रीड दोस क्वेश्चंस। How could the modern periodic table remove various anomalies of Mendeleev's periodic table? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की अलग अलग जो कमियां थी वो दूर की थी, वो कैसे की थी? चलिए अगर आपको याद हो ये थ्योरी में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, दोबारा आपको लेके चलते हैं अपा। चलिए पहली थी कि जो पोजीशन थी कुछ एलिमेंट्स की जिनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास नहीं हो पाया था, लेकिन जब उसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो ये वाली लिमिटेशन दूर हो गई बाय प्लेसिंग एज पर देयर एटॉमिक नंबर। दूसरा था आइसोटॉप्स को प्लेस नहीं किया जा सकता था मेंडलीव के टेबल में, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्योंकि एटॉमिक नंबर पे बेस पे था तो सभी आइसोटॉप जितने भी डिस्कवर हो रहे थे किसी भी एलिमेंट के उनका एटॉमिक नंबर सेम था, तो इसलिए उनको जगह देना बहुत आसान हो गया था। तीसरा ये था कि मेंडलीव के टेबल में जो मास का डिफरेंस आ रहा था वो यूनिफॉर्म नहीं था, कहीं पे ज्यादा था कहीं पे कम था, तो ये प्रिडिक्ट नहीं हो पा रहा था कि मतलब नए एलिमेंट्स कितने डिस्कवर होंगे। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्योंकि एक नेचुरल नंबर पे बेस्ड था तो इसलिए इजी था कि कितने नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे। तो ये तीन लिमिटेशन थी मेंडलीव के टेबल की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आके रिजॉल्व हो गई। एक जो प्रॉब्लम थी हाइड्रोजन की पोजीशन वो अभी भी सॉल्व नहीं हुई है तो उसको आप नहीं लिखने वाले। ओके नेक्स्ट, नेम टू एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम, व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर चॉइस? दो एलिमेंट के नाम बताइए जो कि मैग्नीशियम जैसी केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे और आपने उनको चुना है तो उसकी वजह क्या है? देखिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बेसिक्स की। ग्रुप में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबरिंग है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई एलिमेंट किस तरीके से किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या खुद के साथ बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, गेन करेगा या लूज करेगा। तो यहाँ पर भी जो मैग्नीशियम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे कि मैग्नीशियम जैसी कौन और एलिमेंट है जो केमिकल रिएक्शन प्रोवाइड करेंगे। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 12 होता है, तो यानी कि मैग्नीशियम के आउटर शेल में या वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो आपको ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जिनके आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो, या आप लोग सिंपली ये कह सकते हो कि जिनका ग्रुप नंबर 2 है वो एलिमेंट्स आपके आंसर बनेंगे। अगर आपको याद हो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है 2,2, और अगर आपको याद हो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है 2,8,8,2।
तो दोनों में आप देख सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस में, तो यही आप लोगों का आंसर बनेगा, बेरिलियम एंड कैल्शियम। बेरिलियम एंड कैल्शियम आर दीज टू एलिमेंट्स विच विल शो द सिमिलर केमिकल रिएक्शन दैट आर बाय द मैग्नीशियम। और उनकी चॉइस का बेस क्या है? हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से सेम वैलेंसी। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, नेम, हमें नाम बताने 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स के दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो। ग्रुप 1 वाले एलिमेंट उठा ले, हाइड्रोजन, इनके शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद लिथियम, इनका एटॉमिक नंबर 3 है 2,1, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है। फिर सोडियम की बात कर लें 281, इनके भी पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। और आप पोटाशियम की भी बात कर सकते हो 2881, ये एन शेल है। तो सबके पास वैलेंस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, बी पार्ट देखिए, 2 elements that have 2 electrons in their outermost shell, 2 एलिमेंट्स बताइए जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ग्रुप सेकंड में चले जाइए, अभी हम लोग करके भी आए हैं, बेरिलियम 22 के एंड एल शेल, और एक आप मैग्नीशियम लिख दें जिसका एटॉमिक नंबर 12 है 282। तो ये 2 एलिमेंट हो गए जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 एलिमेंट्स विद फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, बड़े आसान है, 18 ग्रुप के एलिमेंट उठा ले, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद नियोन एटॉमिक नंबर 10 2,8, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। फिर आर्गन पे चले जाएं 18 होता है 288। तो इस तरीके से ये 3 एलिमेंट हो गए जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट या फिर फिल्ड होता है। 4 देखिए, lithium, sodium, potassium are all metals that react with water to liberate hydrogen gas. लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ये सभी मेटल्स हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करने पे ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, क्या इन एलिमेंट्स के एटम्स में कोई सिमिलैरिटी है? बिल्कुल है सिमिलैरिटी। अगर आप लिथियम की बात करो, सोडियम की बात करो, पोटाशियम की बात करो, इन सभी के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि इनकी जो आपके पास सिमिलैरिटी है वो है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में सेम होगा, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट, हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस, हीलियम एक अनरिएक्टिव गैस है। एंड नियोन इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी, और नियोन जो है उसका रिएक्टिविटी बहुत कम होता है। वट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन, तो क्या है अगर उनकी एटम्स में कॉमन होगा। अब हीलियम और नियोन हमने देखा है कि दोनों ही नोबल गैस हैं, तो दोनों ही ग्रुप 18 से बिलोंग करते हैं। तो उनके एटम्स में कॉमन ये है कि उनका आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, जिस वजह से वो अनरिएक्टिव या फिर एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी शो करते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स, पहले 10 एलिमेंट्स में से बताइए कौन कौन से मेटल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। चलिए, हाइड्रोजन नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन का कलर नहीं है प्रॉपर, हीलियम एक नॉन मेटल है। तो लिथियम, मैग्नीशियम, सॉरी सॉरी नॉट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बोरोन भी नहीं हम लोग कंसिडर करेंगे। उसके बाद आपके पास कोई मेटल है ही नहीं है। तो लिथियम और बेरिलियम सिर्फ ये 2 ही एलिमेंट्स है जो मेटल्स की कैटेगरी में आपके पास आएंगे फ्रॉम फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। तो लिथियम एंड बेरिलियम। बोरोन आपका मेटलॉइड है, इन्होंने मेटल्स पूछे हुए हैं। ओके, 6 देखिए, बाय कंसिडरिंग देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, इनकी पोजीशन देखते हुए पीरियोडिक टेबल में, which of the following elements would you expect to have maximum metallic character, इनका मैक्सिमम कौन है जो मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा? जर्मेनियम, गैलियम, सॉरी गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलूरियम या सेलेनियम? सेलेनियम एंड बीई इज योर बेरिलियम। बेरिलियम यहाँ पे काफी अलग सा एलिमेंट इन्होंने दिया हुआ है।
चलिए, तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग चलते हैं। ये हमारे पास आ गया। तो बेरिलियम देखिए यहाँ पे है आपके पास। और अगर हम लोग बात करें बाकी एलिमेंट्स की जिसमें आप लोगों का दिया हुआ है, उसके लिए ये है आपके पास गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम एंड ब्रोमीन। आई थिंक वहाँ पे ना ब्रोमीन लिखना होगा BR इन्होंने, बट वो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया बेरिलियम, क्योंकि आप देखो एक पीरियड की बात हो रही है तो वो बेरिलियम काफी हटके चला गया है। अब देखिए यहाँ पे एक पीरियड की बात हो रही है, तो पीरियड में हमें पता है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर क्योंकि बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने की अगर कैपेबिलिटी कम हो रही है तो यानी कि मेटालिक करेक्टर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो इसके हिसाब से सबसे ज्यादा मेटालिक करेक्टर किसका होगा, गैलियम का होगा। तो गैलियम विल बी द राइट आंसर। हम लोग BE की जगह पर ब्रोमीन वहां पर स्टडी आउट कर लेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 डन हो गया। ओके, तो आगे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हम चैप्टर फिनिश हो गया है, तो व्हाट वी हैव लर्न देखते हैं। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं तो उसकी वजह ये देखी जाती है कि उनकी प्रॉपर्टीज में क्या कुछ सिमिलैरिटी है। डॉबरनियर ग्रुप द एलिमेंट्स इनटू ट्राइड्स एंड न्यूलैंड्स गिव द लॉ ऑफ ऑक्टेव। डॉबरनियर ने एलिमेंट्स को ट्राइड्स में ग्रुप किया और न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का आपको नियम दिया। Mendeleev arranged the elements in increasing order of their atomic masses and according to their chemical properties. Mendeleev ने एलिमेंट्स को अरेंज किया है उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली। Mendeleev even predicted the existence of some yet to be discovered elements on the basis of gaps in his periodic table. Mendeleev ने ये भी प्रिडिक्ट किया है कि कुछ एलिमेंट्स जो है वो नए डिस्कवर होंगे फ्यूचर में, और इसलिए उन्होंने गैप भी छोड़ दिए थे। Anomalies in arrangement of elements based on increasing atomic mass could be removed when the elements were arranged in order of increasing atomic number, a fundamental property of the element discovered by Moseley. अगर हम लोग एटॉमिक मास की जगह पर एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी बना ले तो कुछ एनोमलीज जो थी एलिमेंट्स को अरेंज करने में वो दूर हो जाती थी, जो कि मोस्ले ने डिस्कवर किया था। Elements in the modern periodic table are arranged in 18 vertical columns called groups and 7 horizontal rows called periods. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को 18 वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया जाता है जिन्हें ग्रुप्स बोलते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनती हैं जिन्हें हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। Elements thus arranged to show periodicity of properties including atomic size, valency or combining capacity and metallic and non-metallic character. एलिमेंट्स को जब हम लोग अरेंज करेंगे तो उसमें जो प्रॉपर्टी होगी वो periodicity मतलब रिपीटिशन होगा किसके, जिसमें एटॉमिक साइज हो गया, वैलेंसी हो गया या कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गया, मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर हो गया। हम लोग ट्रेंड देखते हैं ना कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वैलेंसी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो ये सारा कुछ जब हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं तो वो इन प्रॉपर्टीज को periodically यानी कि रिपीटिशन में लेकर आते हैं। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज लेफ्ट है, एक्सरसाइज अभी रहती है, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।